Hi everyone. इस वीडियो में we are going to talk about the extra material that has been released by the CBSE for your political science term 2 boards exam. ये वो एक्स्ट्रा सपोर्ट मटेरियल है जो आपको अपनी एनसीईआरटीज के अलावा पढ़ के जाना है विच इज मेंशन्ड इन योर सिलेबस. अगर आपको नहीं पता है कि अपडेटेड सिलेबस क्या है तो प्लीज वॉच माय वीडियो. उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि एनसीईआरटीज के साथ साथ कुछ यूनिट्स में आपको एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ के जानी है. तो सबसे पहले बुक नंबर 2 से शुरू करेंगे, उसके एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू गो टू बुक 1. तो बुक 2 में जो एक्स्ट्रा मटेरियल आपको पढ़ना है सबसे पहले वो है इन यूनिट नंबर 5 डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस. इसमें जो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं एक एक करके हम उनको अब डिटेल में पढ़ेंगे. The first thing that you have to study under democratic resurgences, which is not there in your NCERT, is about Mr. J. Prakash Narayan. जय प्रकाश नारायण जी, जिनको पॉपुलरली जेपी भी कहा जाता था या इनको लोक नायक भी कहा जाता था. लोक नायक का मतलब जो लोगों के हीरो हों. वो एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, एक थ्योरिस्ट थे और एक पॉलिटिकल लीडर भी थे. नाउ ही इज नोन बेसिकली फॉर 3 थिंग्स. For his fight against corruption, for his principle of communitarian socialism, and for championing total revolution. ये 3 कंसेप्ट इनको आपको इनके पता होने चाहिए. फाइट अगेंस्ट करप्शन में इनका बहुत बड़ा रोल था. इन्होंने जो है यूथ के साथ मिलकर, खासकर गुजरात और बिहार की जो यूथ है उनके साथ मिलकर करप्शन के अगेंस्ट बहुत बड़ी फाइट दी थी. He was the first leader in post-independence India who undertook a tirade against corruption through the participation of the youth, particularly in Gujarat and Bihar. तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट इनके अंदर जो आपको पढ़ना है. He advocated the office of the लोकपाल against corruption. तो इन्होंने कहा कि एक लोकपाल का ऑफिस जो है वो बनना चाहिए जहां पर लोग जाकर अपनी कंप्लेंट्स लिखा सकें जो कि करप्शन के अगेंस्ट विसल ब्लोअर का काम करेगा. इसके बाद इन्होंने बात की कम्युनिटेरियन सोशलिज्म की. कम्युनिटेरियन सोशलिज्म का मतलब है कि इंडिया जो है, इंडिया एज अ सोसाइटी, इट व्यूज इंडिया एज अ सोसाइटी ऑफ कम्युनिटीज जिसमें कि 3 की लेयर्स होती हैं जो कि है कम्युनिटी, रीजन एंड राष्ट्र. तो इन्होंने कहा कि इंडिया को जो है हम 3 की लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, कम्युनिटी में, रीजन में और राष्ट्र में, और ये तीनों कंबाइन होकर एक ट्रू फेडरेशन का काम करेंगी. सो दिस वाज हिज आइडिया ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म. अब इन बेसिस के ऊपर इन्होंने एक और प्रिंसिपल दिया. इन्होंने दिया द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड स्टेट. सो ही सेज कि इंडिविजुअल को, सोसाइटी को और पूरे स्टेट को जो है टोटल रेवोल्यूशन करना चाहिए. What is total revolution? His call for total revolution sought to encompass moral, cultural, economic, political, educational and ecological transformation. तो उन्होंने कहा कि हर स्फीयर में सोशल रेवोल्यूशन आना चाहिए. उसके अलावा इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, ये सारी चीजें हर स्फीयर में जब तक रेवोल्यूशन नहीं आएगा, जब तक एक कंप्लीट टोटल रेवोल्यूशन नहीं आएगा, तब तक बात नहीं बनेगी. पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की इन्होंने बात करी कि हमारे जो विलेज और मोहल्लाज हैं, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो पाएगी कि जो हमारे विलेज है, मोहल्ला समितिज हैं, उनको आपको इंक्लूड करना चाहिए इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. तो ही टॉक्ड अबाउट इंक्लूडिंग द ग्रास रूट डेमोक्रेसी एंड हिज कॉल फॉर ऊपर के लोग, जो ऊपर के लोग हैं उनको पॉलिटिकल स्ट्रगल को, मतलब जो एलीट है उनको जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए टू क्लीन पॉलिटिक्स इन द कंट्री. कि अगर आपको पॉलिटिक्स को क्लीन करना है तो आपको भी पॉलिटिक्स जो है ज्वाइन करनी पड़ेगी. तो इनके अगर मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो तीनों यही लिखेंगे आप. सबसे पहले इनकी फाइट अगेंस्ट करप्शन, कम्युनिटेरियन सोशलिज्म और तीसरा हिज आइडिया ऑफ टोटल रेवोल्यूशन. इसके अलावा इनके जो ट्रांसफॉर्मेशन का एसेंस है, व्हाट ही सेज इज कि इट रिवॉल्व्स अराउंड द मैन who could be the real catalyst of change. कि it is the man who will bring about the real change. तो ये सारे टॉपिक्स, चीजें आपको मिस्टर जेपी नारायण के बारे में पता होनी चाहिए. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म. राम मनोहर लोहिया जी जो थे, ही वॉज अ सोशलिस्ट लीडर एंड अ थिंकर. ही वॉज ऑल्सो अ फ्रीडम फाइटर. और कांग्रेस के जो फाउंडर्स थे उनमें से एक राम मनोहर लोहिया जी थे, राइट.
एंड जब कांग्रेस की जो सोशलिस्ट पार्टी थी, ही फाउंडेड दैट। जब पेरेंट पार्टी में जो स्प्लिट हुआ था, तो उसमें जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी उसके ये फाउंडर थे। एंड ही वॉज लीडर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी, और लेटर जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थे उसके भी ये मेंबर थे। और सोशलिज्म के जो प्रोपाउंडर्स थे इंडिया में, जो मेन सोशलिस्ट के प्रोपोनेंट्स थे, उनमें से ये एक थे। He has been one of the main proponents of socialism in India. इन्होंने कहा कि इंडिया में सोशलिज्म को जो है वो लाना चाहिए। तो इनका जो मेन आइडिया था दैट वाज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इन्होंने क्या बोला कि सोशलिज्म को किसके साथ अटैच किया जाए, डेमोक्रेसी के साथ अटैच किया जाए। लोहिया ने बोला कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म जो है दोनों ही इररिलेवेंट है इंडियन सोसाइटी के लिए, तो हमारे लिए बेस्ट क्या होगा, सोशलिज्म। उनका जो प्रिंसिपल था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का, इसके दो ऑब्जेक्टिव थे। एक था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जो कि वाज इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड हाउसिंग, कि सबको खाना मिलना चाहिए, सबको हाउसिंग मिलनी चाहिए। और एक था इनका नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो दो ऑब्जेक्टिव थे इनके डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के। तो जो मेन आइडिया आपको इनके अंदर पता होना चाहिए वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और एक और है विच इज चौभुर्ज राजनीति, जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आपको क्लियर हो गया, दो मेन ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। नॉन इकोनॉमिक में क्या होगा, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, ये दो चीजें नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आएंगी। अब एक और चीज इस पे क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज चौभुर्ज राजनीति। तो राम मनोहर लोहिया जी ने बोला कि चार पिलर्स हैं, चौभुर्ज मतलब चार भुजाएं, जिसके चार आर्म्स हैं। देयर आर फोर पिलर्स ऑफ पॉलिटिक्स एज वेल एज सोशलिज्म। राजनीति मतलब पॉलिटिक्स, कि राजनीति के और सोशलिज्म के चार पिलर्स हैं, जिनको इन्होंने कहा सेंटर, रीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज। ये चार जो है पिलर्स पॉलिटिक्स के हैं और सोशलिज्म के ही हैं। इन चारों के ऊपर ही जो है पॉलिटिक्स और सोशलिज्म जो है वो बेस्ड होता है, और ये सारे एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। Then, giving consideration to affirmative action, Lohia argued the policy of affirmative action should not only for the downtrodden but also for women and non-religious minorities. मतलब जो सिर्फ जो downtrodden sections है समाज के, जिनको ऑप्रेस किया गया है, ना केवल उनको एक्शन लेना चाहिए बल्कि women को, और जो non-religious minorities हैं। एक तो होती है रिलीजियस माइनॉरिटीज जिनका नंबर कम होता है अकॉर्डिंग टू रिलीजन, एक होती है नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज, तो उनको जो है अपने अपने लिए आवाज उठानी चाहिए। इसी पे बेस्ड जो है चौबुर्ज राजनीति पे बेस्ड इन्होंने एक पार्टी ऑफ सोशलिज्म को इन्होंने सपोर्ट किया एज एन अटेम्प्ट टू ऑफ मर्जिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। तो उन्होंने बोला कि एक पार्टी ऑफ सोशलिज्म बनानी चाहिए जिसमें कि हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है एक साथ मर्ज कर सकते हैं। द पार्टी ऑफ सोशलिज्म अकॉर्डिंग टू हिम वुड हैव थ्री सिंबल्स, द स्पेड प्रिपेयर्ड फॉर मेकिंग एफर्ट, स्पेड जो होता है वो एफर्ट्स का सिंबल होगा, वोट जो कि सिंबल होगा वोटिंग का, और प्रिजन, प्रिजन सिंबल होगा विलिंगनेस टू मेक सैक्रिफाइसेस का। तो इनकी जो पार्टी ऑफ सोशलिज्म है उसके तीन सिंबल्स होंगे, द स्पेड, द वोट एंड द प्रिजन। द नेक्स्ट टॉपिक दैट यू नीड टू डू अंडर डेमोक्रेटिक अपसर्जेस, जो एक्स्ट्रा टॉपिक आपको करना है, दैट इज अबाउट मिस्टर दीनदयाल उपाध्याय एंड इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। अब यहाँ पर जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वो कौन थे। ही वॉज अ फिलोसोफर, अ सोशियोलॉजिस्ट, एन इकोनॉमिस्ट एंड अ पॉलिटिशियन। चारों थी, इन पे चारों क्वालिटीज थी। इनकी जो फिलॉसफी आपको पढ़नी है वो है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। तो देखिए हर एक के बारे में आपको एक एक मेन फिलॉसफी बताई जा रही है जो आपको पढ़नी है, ठीक है। जैसे कि अगर आप जेपी नारायण जी की बात करें तो वहां पर है टोटल रेवोल्यूशन। राम मनोहर लोहिया जी की बात करें तो चौभुर्ज राजनीति। एंड दीनदयाल उपाध्याय जी की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ जो इनका मेन कंसेप्ट आपको प्रिपेयर करके जाना है वो है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। अब ये इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म क्या है इसको देख लेते हैं। इट वॉज इंटेंडेड टू प्रेजेंट एन इंडिजिनस सोशो इकोनॉमिक मॉडल। इंडिजिनस मतलब जो हमारी कंट्री से बिलोंग करता हो, जो देसी हो, राइट, विदेशी ना होकर जो हमारे देश से उपजे, ऐसा एक सोशो इकोनॉमिक मॉडल हमारे इंडिया के लिए लेके आना, जिसमें जो सेंटर ऑफ डेवलपमेंट हो वो हो ह्यूमन बींग्स। मतलब ह्यूमन बींग्स को सेंटर में रखकर सारे डेवलपमेंट की जाए।
इसका जो एम है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का, इट इज टू एंश्योर कि हर एक ह्यूमन बीइंग को डिग्निफाइड लाइफ मिले और उसकी जो नीड्स हैं, जो इंडिविजुअल और सोसाइटी की नीड्स है, वो आपस में बैलेंस हो। इट सपोर्ट्स सस्टेनेबल कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल मतलब इस तरह से कंजम्पशन किया जाना कि आपकी भी नीड्स पूरी हो जाए और आपकी फ्यूचर जनरेशंस की भी नीड पूरी हो जाए, राइट? सो दैट दोज रिसोर्सेज डोंट गेट डिप्लीटेड एंड दे कैन बी रिप्लेनिश्ड। इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म जो है एनहांस करता है ना सिर्फ पॉलिटिकल को बल्कि इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी और फ्रीडम को भी। इट सीक्स टू प्रमोट डाइवर्सिटी एंड इट इज बेस्ट सूटेड फॉर अ कंट्री एज डाइवर्स एज इंडिया। तो ये सारे पॉइंट्स जो है एक एक करके आप इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म के अंडर लिखकर आएंगे। अब ये जो इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म की फिलॉसफी है ये 3 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। सबसे पहले प्राइमेसी ऑफ द होल, कि जो होल है दैट इज सुप्रीम, दैट इज प्राइम, नॉट पार्ट्स ऑफ इट। सुप्रीमेसी ऑफ द धर्मा एंड ऑटोनॉमी ऑफ द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी जो है वो ऑटोनॉमस होनी चाहिए, वो फ्री होनी चाहिए। उन्होंने जो है दोनों आइडियाज को अपोज किया। किस किस आइडिया को? कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म का, जो वेस्ट का आइडिया है जहां पे सिर्फ प्रॉफिट को ही मेन ऑब्जेक्टिव माना जाता है, दैट इज कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म। और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, तो ये सोशलिज्म के खिलाफ थे, ये कैपिटलिज्म के भी खिलाफ थे और ये सोशलिज्म के भी खिलाफ थे। According to him, capitalist and socialist ideologies only consider the needs of the human body। तो ये कहते थे कि जो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ह्यूमन बॉडी और माइंड की नीड्स को पूरा करती हैं, वो मटेरियलिस्टिक पर्पसेस को पूरा करती हैं। जबकि इंसान की जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। उसी के बाद जो है देयर इज कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट कैन टेक प्लेस। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बिना आपकी जो डेवलपमेंट है वो पूरी नहीं हो सकती। और ये जो आइडिया है ये कैपिटलिज्म में भी मिसिंग है और सोशलिज्म में भी मिसिंग है। बेसिंग हिज फिलॉसफी ऑन द इंटरनल कॉन्शियस, उन्होंने अपनी फिलॉसफी को आपकी अंतरात्मा, जो आपकी इंटरनल कॉन्शियस है, प्योर ह्यूमन सोल, जिसको इन्होंने चिट्ठी कहा, उस पे इन्होंने अपने फिलॉसफी को, तो हिज आइडिया इज वेरी फिलोसॉफिकल, इज मोर ऑन द स्पिरिचुअल साइड। दीनदयाल उपाध्याय एनविसाज्ड अ क्लासलेस, इन्होंने कहा कि एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें कोई क्लासेस ना हो, कोई कास्ट ना हो और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ऐसा एक सोशल सिस्टम बनाओ जो क्लासलेस हो, कास्टलेस हो और कॉन्फ्लिक्ट फ्री हो। दीनदयाल उपाध्याय एडवोकेटेड इंडियनाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी को जो है इंडियन तरीके से आप अप्लाई करो, पर्टिकुलरली विद फोकस ऑन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो इन्होंने जो फोकस किया वो था इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पे। फॉर हिम डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्वदेशी, डिसेंट्रलाइजेशन लाई जाए और स्वदेशी को अपनाया जाए, दे आर द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इन्हीं 2 प्रिंसिपल से इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आ सकती है। तो एक और प्रिंसिपल आप इनका बोल सकते हैं, वो है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अपार्ट फ्रॉम इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म and his focus on spiritual development. His philosophy broadly revolved around the principle of अर्थयम। अर्थयम मतलब कि अर्थ जो है, जो मटेरियलिज्म है आपके पास, जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, both the absence and prominence of earth lead to destruction। कि आपकी लाइफ में जब अर्थ ज्यादा हो जाता है, जब मटेरियलिस्टिक चीजें ज्यादा हो जाती हैं, या तो ज्यादा हो या बिल्कुल ना हो, एब्सेंस हो या प्रोमिनेंस हो, तभी आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन आता है, तभी धर्म जो है वो डिस्ट्रॉय होता है, जो कि इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म के लिए बहुत जरूरी है। तो ना ही अर्थ एब्सेंट होना चाहिए बिल्कुल ही जिंदगी से, मतलब मटेरियल चीजें बिल्कुल एब्सेंट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में प्रोमिनेंट भी नहीं होनी चाहिए। ये अभी तक जो मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं ये आपको अपने चैप्टर नंबर 6 के साथ, जो बुक नंबर 2 का आपका चैप्टर 6 है उसके साथ एडिशनली आपको पढ़ने हैं। Now let us come to the next topic under the same topic. The next subtopic is democratic upsurge. सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली में डेमोक्रेटिक अपसर्ज होती क्या है। Increasing participation of the people in the democratic politics of the country is broadly characterized as democratic upsurge। तो जब ज्यादा से ज्यादा लोग एक कंट्री के उसके डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पार्ट लेते हैं उसको हम डेमोक्रेटिक अपसर्ज कहते हैं। तो इस बेसिस पे जो है सोशल साइंटिस्ट्स ने 3 डेमोक्रेटिक अपसर्जेस को कैरेक्टराइज किया है इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। इंडिपेंडेंस के बाद मेनली 3 हमारी डेमोक्रेटिक अपसर्जेस हुई हैं।
जो पहली डेमोक्रेटिक अपसर्ज थी, इट कुड बी एट्रीब्यूटेड फ्रॉम 1950s टिल 1970s। देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पे क्वेश्चन आ सकता है, तो बहुत अच्छे से इसको आपको प्रिपेयर करके जाना है। इट कैन कम एज अ 2 मार्कर और एज अ 4 मार्कर, सो मेक श्योर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं अलॉन्ग विद द 3 लीडर्स जिनके बारे में हमने अभी बात की है। ठीक है, अगेन मैं रिपीट करती हूँ, ये मटेरियल आपको जो अभी मैंने बताया चैप्टर 6 के साथ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है फ्रॉम योर बुक नंबर 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो फर्स्ट जो डेमोक्रेटिक अपसर्ज था, इट कैन बी एट्रीब्यूटेड फ्रॉम 1950s टिल 1970s। और ये किस पे बेस्ड था? पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन अडल्ट वोटर्स टू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बोथ एट द सेंटर एंड इन द स्टेट्स। आपको पता ही है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत ज्यादा इलिटरेसी थी और सक्सेसफुली इलेक्शंस को होल्ड कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन हमारे जो वोटर्स हैं उन लोगों ने पार्टिसिपेट करके सक्सेसफुली ना केवल हमारी डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाया बल्कि सबको गलत भी प्रूव किया। फॉल्सिफाइंग द वेस्टर्न मिथ। अभी वेस्टर्न मिथ क्या थी कि डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए क्या क्या चाहिए? मॉडर्नाइजेशन चाहिए, अर्बनाइजेशन चाहिए, एजुकेशन, एक्सेस टू मीडिया। तो ये लोग बोलते थे कि आपको अगर डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाना है तो आपको ये सब चीजें चाहिए होंगी, लेकिन हमारे वोटर्स ने इन सबको गलत साबित कर दिया। द सक्सेसफुल होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस टू बोथ लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑल अक्रॉस द स्टेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी were the testimony of India's first democratic upsurge। तो ये थी हमारी पहली डेमोक्रेटिक अपसर्ज जो कि बात करती है हमारे सक्सेसफुल इलेक्शन प्रोसेस की और हमारे अडल्ट वोटर्स के सक्सेस की। उसके बाद जो सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज की हमें बात करनी है वो है ड्यूरिंग द 1980s। ड्यूरिंग द 1980s जो लोअर क्लासेस थी सोसाइटी की, जैसे कि एससीज, एसटीज, ओबीसीज, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ी उसको हम नाम देते हैं सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज का। तो ये इनको नाम दिया है मिस्टर योगेंद्र यादव जी ने। This participation has made Indian politics more accommodative and accessible to these classes। तो इससे पहले पॉलिटिक्स जो था वो इन क्लासेस तक नहीं पहुंचा था, लेकिन इनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन 1980s के दौरान बढ़ी, तो हमारा जो पॉलिटिक्स है, हमारी जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो ज्यादा अकोमोडेटिव हो गई क्योंकि इन सब क्लासेस को भी उसने इंक्लूड कर लिया था। Although this upsurge has not made any major change in the standard of living, हाँ इस upsurge से इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई खास फर्क नहीं आया, स्पेशली दलित्स की, लेकिन पार्टिसिपेशन से क्या हुआ? इन दी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स, इनसे इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली टू स्ट्रेंथन देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। इनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट की सारी लड़ाई ही इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की थी, खासकर दलित्स की अगर हम बात करें तो इस अपसर्ज ने जो है इनको एक मौका दिया अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को स्ट्रेंथन करने का, उसको और मजबूत बनाने का, एंड टू इंश्योर द एम्पावरमेंट इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। तो ये इनके लिए इंपॉर्टेंट था। दिस वॉज द सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज। जब मैं क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 6 के, तो इसमें सारे इन टॉपिक्स के भी क्वेश्चन आंसर्स इंक्लूडेड होंगे जो कि एक्स्ट्रा सीबीएसई ने दिए हैं। इसके बाद इट सेज द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखो 1990s में जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी हमारी कंट्री में फॉलो की गई। उससे क्या हुआ? एक कंपेटिटिव मार्केट जो है वो आ गई हमारी सोसाइटी में, बाहर की कंपनीज ने हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया और इससे हमारी इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स में जो है, चाहे सोसाइटी हो, पॉलिटी हो, ये थी हमारी थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज। जो थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज थी, इट रिप्रेजेंट्स अ कंपेटिटिव इलेक्टोरल मार्केट। एक ऐसी मार्केट, इलेक्टोरल मार्केट जो कि बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है, जहां पे it is not based on the principle of survival of the fittest but survival of the ablest। जहां वो ही सर्वाइव कर पाएगा जो सबसे ज्यादा लायक होगा, एबल होगा। इट अंडरलाइंस 3 शिफ्ट्स इन इंडियाज इलेक्टोरल मार्केट। 3 शिफ्ट्स की ये बात करती है, स्टेट टू मार्केट, गवर्नमेंट टू गवर्नेंस एंड स्टेट एज अ कंट्रोलर टू स्टेट एज अ फैसिलिटेटर। तो ये 3 इसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं जो कि आप थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज में लिखेंगे। Moreover, the third democratic upsurge seeks to promote the participation of the youth। ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। who constitute a significant chunk of Indian society and have emerged as the real game changers। तो यूथ को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कराना,
in view of their increasing electoral preference for both development and governance in India's contemporary democratic politics. ये तो बात हो गई चैप्टर नंबर 6 की। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा मटेरियल आपको बुक 2 में प्रिपेयर करना है वो है चैप्टर 9 के साथ। जो रीसेंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर है उसके साथ आपको ये वाला एक्स्ट्रा मटेरियल प्रिपेयर करना है। आप देख लेते हैं इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे 2 टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं, एक तो एनडीए 3 एंड 4 है और एक और टॉपिक है। इनको फटाफट पढ़ लेते हैं। आई एम रिपीटिंग, ये वाला जो टॉपिक है आपको चैप्टर 9 के साथ प्रिपेयर करना है ऑफ बुक 2 ऑफ योर पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 सिलेबस। ठीक है। द भारतीय जनता पार्टी, तो पहले एनडीए 3 और 4 के रेजिम की बात करेंगे। द भारतीय जनता पार्टी लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी got an absolute majority in the लोकसभा इलेक्शंस। तो आपको पता है कि 2014 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें मोदी जी और बीजेपी जो है, बीजेपी गॉट द एब्सोल्यूट मेजोरिटी। और 30 इयर्स के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट उभर के आई विद एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जिससे पहले जो है कोलिशन गवर्नमेंट आती थी। हालांकि इसको एनडीए 3 कहा गया, ये जो बीजेपी लेड कोलिशन है ऑफ 2014 ये बहुत डिफरेंट था अपने प्रीडिसेसर से। मतलब इससे पहले जो कोलिशन गवर्नमेंट्स आई उनसे ये बहुत अलग था। कैसे अलग था वो देख लेते हैं। प्रीवियस कोलिशंस वर लेड बाय वन ऑफ द नेशनल पार्टीज। जिससे पहले जो भी कोलिशंस बने उनको लीड कौन करता था? नेशनल पार्टीज लीड करती थी। एनडीए 3 कोलिशन जो था ना केवल इट वाज स्टीयर्ड बाय अ नेशनल पार्टी, इसको भी बीजेपी ने ही मेनली डोमिनेट किया, but it was also dominated by BJP with an absolute majority of its own। मतलब कि अगर कोई पार्टी अपना सपोर्ट विड्रॉ भी कर लेती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। So it was called a surplus majority coalition। So this was one way in which NDA 3 was different from its predecessors। Okay? यहाँ पे जो लीडिंग पार्टी है उसका एब्सोल्यूट मेजोरिटी है ऑन इट्स ओन, तो इसको हम कहेंगे सरप्लस मेजोरिटी कोलिशन। In that sense, a major transformation can be seen in the nature of coalition politics। तो इसके साथ ही ये क्यों इंक्लूड किया गया है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है कोलिशन पॉलिटिक्स का, which could be seen from one party led coalition to one party dominated coalition। तो इससे पहले one party led coalition था जहां एक पार्टी लीड करती थी। अब जो है वो one party dominated coalition बन गया है जहां पे पार्टी डोमिनेट करती है। तो 2019 लोकसभा इलेक्शंस, अगर इनकी बात करें हम, 17th इलेक्शंस जो थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, दोबारा से यहाँ पे बीजेपी लेड एनडीए, जिसको हम एनडीए 4 भी कहते हैं, अगेन ये पावर में आई एंड इट वन मोर देन 350 सीट्स आउट ऑफ 543। ऑन इट्स ओन बीजेपी ने कितनी सीटें जीती? 303 सीट्स इन लोकसभा, द बिगेस्ट नंबर बाय एनी सिंगल पार्टी इन द लोअर हाउस सिंस 1984। 1984 के बाद ये पहली बार था कि किसी एक सिंगल पार्टी ने इतनी सीट्स जो है लोकसभा में जीती थी। और 1984 में एक्चुअली कांग्रेस ने इलेक्शंस को स्वीप किया था इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद, तो कांग्रेस की बहुत ज्यादा वोट्स आई थी, तो वो विक्ट्री 2019 में एनडीए 4 ने रिपीट की। इस सक्सेस के बाद जो है सोशल साइंटिस्ट्स हैव स्टार्टेड इक्वेटिंग द कंटेम्पररी पार्टी सिस्टम विद द बीजेपी सिस्टम। तो पहला जो सिस्टम हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, उसे हमने कहा था द कांग्रेस सिस्टम, राइट? चैप्टर 2 में जो हमने पढ़ा था। लेकिन अब क्या आ गया है? द बीजेपी सिस्टम, where an era of one party dominance like the Congress system has once again started appearing। तो जैसा वो सिस्टम था फिर से वही सिस्टम जहां एक ही पार्टी डोमिनेट कर रही है, पहले वो कांग्रेस थी अब वो बीजेपी है, दैट एरा हैज कम बैक अगेन इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। तो ये था एनडीए 3 और 4 के बारे में जो आपको पढ़ना है। एक छोटा सा टॉपिक और है चैप्टर 9 में एक्स्ट्रा जो आपको पढ़ना है, वो है इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, कि क्या क्या इश्यूज आते हैं डेवलपमेंट में और गवर्नेंस में, नए नए क्या इश्यूज हैं। A major change in Indian politics after 2014 is the shift from caste and religion based politics to development and governance oriented politics। इसका क्या मतलब है कि 2014 के बाद जो शिफ्ट है, जो पहले जो किस पे फोकस किया जाता था पॉलिटिक्स में, कास्ट पे, रिलीजन पे, इन पे बेस्ड वोट्स लाई जाती थी, लेकिन अब जो पॉलिटिक्स है वो बेस्ड है डेवलपमेंट पे और गवर्नेंस पे।
एनडीए 3 गवर्नमेंट स्टार्टेड सेवरल सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम्स, जिससे कि हमारी डेवलपमेंट और गवर्नेंस मासेस तक पहुंचे, आम जनता तक पहुंचे, जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, इनके नाम इंपॉर्टेंट है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा, बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ, आयुष्मान भारत योजना, एटसेट्रा। ये सारी स्कीम्स जो है दे आर इंटेंडेड टू टेक एडमिनिस्ट्रेशन टू द डोर स्टेप ऑफ द कॉमन मैन के घर तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन आए, बाय मेकिंग द रूरल हाउसहोल्ड्स पर्टिकुलरली द वुमेन द रियल बेनिफिशियरीज। तो टारगेट यहाँ पे वुमेन को किया गया है कि उनको जब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा स्कीम्स का, तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती है। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन को जो है डोर स्टेप तक आप कैसे लाएंगे रूरल हाउस होल्ड में, इन स्कीम्स के थ्रू लाने की वो कोशिश है। सो दिस वॉज अबाउट बुक 2। अब चलते हैं आपकी बुक नंबर 1 के एक्स्ट्रा टॉपिक्स पे जो आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। बुक 1 में जिस टॉपिक में, जिस चैप्टर में तुम्हें एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है वो है द न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स आ रहे हैं उसमें तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, बस इसी में जो है ये एक्स्ट्रा एडेड टॉपिक्स हैं। अब ये टॉपिक्स क्या क्या है इनकी बात कर लेते हैं। इससे पहले देख लेते हैं कि न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में तुम्हें एक्जैक्टली प्रिपेयर क्या क्या करना है। तो पहले तो तुम ये चैप्टर प्रिपेयर करोगे अपनी एनसीईआरटी में से, पेज 51 से लेके 64 तक, ठीक है, एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ोगे। इसके बाद जो सार्क वाला टॉपिक है वो तुम्हें इसमें पढ़ना है। सार्क वाला टॉपिक जो है इट इज फ्रॉम पेज 78 टू 79, ठीक है। वो नेक्स्ट इनफैक्ट वो साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंडर ही आता है सार्क वाला टॉपिक, तो वो तुम्हें इसमें पढ़ना है। उसके अलावा अब जो मैं मटेरियल तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ, ब्रिक्स, रशिया, चाइना, इजराइल एंड इंडिया, ये आपको इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो दिस विल प्रिपेयर योर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। डिटेल अगर जाननी है तो वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ एडेड टॉपिक्स के ऊपर, उसको जाकर देख लो मेरे चैनल पे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद ब्रिक्स। ब्रिक्स जो टर्म है इट रेफर्स टू दीज कंट्रीज, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये जो ब्रिक्स टर्म है ये इन 5 कंट्रीज को रेफर करती है। ब्रिक्स वॉज फाउंडेड इन 2006 इन रशिया। इट टर्न, पहले ब्रिक की फाउंडेशन हुई थी, एस इसमें इंक्लूडेड नहीं था, ठीक है, साउथ अफ्रीका इंक्लूडेड नहीं था। 2006 में इसकी रशिया में फॉर्मेशन हुई थी। ब्रिक जो था ये ब्रिक्स बन गया जब इसमें साउथ अफ्रीका ने पार्टिसिपेट किया इन द फर्स्ट मीटिंग इन द ईयर 2009। तो 2009 में इसमें साउथ अफ्रीका भी जाकर ऐड हो गया। इसके जो की ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट आर टू प्राइमरली कोऑपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स अमंग इट्स मेंबर्स। तो जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सब में अपने जितने भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं उनको म्यूचुअली डिस्ट्रीब्यूट करना। बिसाइड्स नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे के इंटरनल पॉलिसीज में इंटरफेयर ना करना, एंड म्यूचुअल इक्वालिटी। तो ये 3 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं इनके ब्रिक्स के, ठीक है। 11th जो कॉन्फ्रेंस थी ब्रिक्स की दैट वाज कंक्लूडेड इन ब्राजील इन 2019। इट वाज चेयर्ड बाय द ब्राजीलियन प्रेसिडेंट मिस्टर जेयर बोल्सोनारो, ठीक है। अब रशिया, जो छोटे छोटे टॉपिक्स और दिए हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रशिया की। रशिया जो है इट ऑलवेज हैज बीन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन। तो फॉर्मर जो सोवियत यूएसएसआर जो था उसका सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है रशिया, इवन बिफोर इट्स डिसइंटीग्रेशन। तो आपको पता है ये सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था, तो उसके बाद जो है रशिया जो है उसका सबसे बड़ा हिस्सा था। After the dissolution of the Soviet Union in the late 1980s and early 1990s, Russia emerged as a strong successor of USSR। तो USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सक्सेसर के रूप में उभर के सामने आया। यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। रशिया का जो जीडीपी है करंटली 11th है वर्ल्ड में, और इसके पास बहुत सारा रिजर्व है मिनरल्स का, नेचुरल रिसोर्सेज का और गैसेस का, जिसकी वजह से ये है एक बहुत ही पावरफुल कंट्री इन द ग्लोबल वर्ल्ड। इसके अलावा रशिया जो है एक न्यूक्लियर स्टेट है जिसके पास एक बहुत ही बड़ा स्टॉक है सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का। इट इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कॉल्ड P5, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रशिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। ब्रिक्स की जो भी कंट्रीज हैं उनका बात कर रहे हैं यहाँ पे।
इसके अलावा बात कर लेते हैं इंडिया की। The 21st century India is being seen as an important emerging global power. World is experiencing the power and rise of India in a multi-dimensional way. तो हर तरीके से हमारी जो कंट्री है वो राइज हो रही है, चाहे वो इकोनॉमिक वे में हो, कल्चरल वे में हो, स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है कंट्री की, वो पॉपुलेशन हमारी है मोर देन 135 करोड़, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारी इकोनॉमिक, कल्चरल और स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो हमारा जो टोटल गोल है वो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, जो कि एक बहुत ही इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। हर देश चाहता है कि इंडिया में आके वो अपना सामान बेचे। इट्स अ competitive huge market and ancient culture with 200 million people of Indian diaspora spreading across the globe। 200 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो इंडियन हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड आउट है, जो पूरे वर्ल्ड में रहते हैं। They impart distinct meaning and salience to India as a new center of power in the 21st century। अगर स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया की जो मिलिट्री है वो सेल्फ सफिशिएंट है और हमारे पास अपने खुद के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, जिससे कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं। जो मेक इन इंडिया स्कीम है इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस, इट इज अनदर माइलस्टोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जहां हम अपने ही देश में चीजों को डेवलप करने की उसको प्रमोट करते हैं। All these changes are making India an important center of power in the present world. Then if you talk about Israel, छोटा सा एक देश है जिसको शायद एक पॉइंटर की हेल्प से वर्ल्ड मैप पे दिखाना पड़ता है। Israel has emerged as one of the most powerful nations in 21st century in terms of science and tech। मैक्सिमम जो नोबेल प्राइज विनर्स होते हैं वो इसी देश से आते हैं, इसराइल से। छोटा सा देश है, शायद वर्ल्ड मैप में एक पॉइंट के बराबर भी ना हो। चाहे साइंस एंड टेक की बात करें, डिफेंस की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, इकोनॉमी के अलावा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। Situated in the middle of the burning politics of West Asian countries, Israel has reached to the new heights of global political standing by virtue of its indomitable defense prowess। डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका, टेक्निकल इनोवेशंस इनकी बहुत एडवांस्ड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इनकी, और एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड ये कंट्री है। सस्टेनिंग अगेंस्ट एडवर्सिटी is the principle with which a small Jewish Zionist nation, that is Israel, is placed in the contemporary global politics। तो एडवर्सिटी के खिलाफ ये देश हमेशा लड़ता रहा इन जनरल। एंड द अरब डोमिनेट, एक ऐसी कंट्री में, एक ऐसे एरिया में प्रेजेंट है जहां अरब्स की डोमिनेंस है, लेकिन वहां इसने अपना वजूद आज भी कायम किया हुआ है। सो ये जो नेशंस थे इनके बारे में आपको पढ़ना है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो दैट्स इट, इतना ही आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है बुक 1 और बुक 2 में से। एंड दिस यू नीड टू प्रिपेयर अलोंग विद योर एनसीईआरटी प्रिपरेशन। तो ये वीडियो आई होप आप लोगों के बहुत काम आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनको इन टॉपिक्स के बारे में पता नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्वेश्चन जरूर आ सकता है। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को। सिर्फ वीडियो देख के नहीं होता है, आपको एज अ टोकन ऑफ थैंक्स आपको सब्सक्राइब भी करना चाहिए। आई एम डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू गाइज। दिस इज गीतांजलि signing off for this time। I will see you guys in my next video। Bye till then।